हेलो और वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आरएएस मेंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया डेवलप्ड और डेवलपिंग सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। आज हम देखेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए एंड डीए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मेंस के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? ये एक सब ब्रांच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो कि 1950s में शुरू होती है। अब जब भी कोई सब ब्रांच होती है, नया कोई डायमेंशन होता है, देन देयर मस्ट बी सम कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड और रीजन और कॉज बिहाइंड इट। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना एक कॉन्टेक्स्ट है। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? देखिए 1950 से पहले आपको ध्यान हो, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है 1945 के अंदर सितंबर में, वर्ल्ड वॉर 2। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर जब भी कुछ इवेंट होता है तो उसका असर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे होता ही है। तो पहला इवेंट तो ये। दूसरा इवेंट यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन बनाया जाता है। इसका पर्पस क्या है? स्टेबिलिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, कि दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी पीस हो और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाए ताकि वो डेवलप हो सके, अपने सोशो इकोनॉमिक स्तर को बढ़ा सके। तो ये क्या करेंगे? यूनाइटेड नेशन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प, पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, और तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, इस कारण से इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा जो हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट में एक और आता है CAG, जो कि FW रिक्स की अध्यक्षता में एक स्टडी हुई, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें देखा गया कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो ये डेवलप्ड कंट्रीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसे एग्जैक्टली अप्लाई किया जा सकता है डेवलपिंग नेशन के अंदर भी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट रीजन है फेलियर ऑफ थ्योरीज ऑफ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इन देयर एप्लीकेशन टू डेवलपिंग सोसाइटीज। डेवलपिंग सोसाइटीज में ये थ्योरीज अप्लाई नहीं होती हैं, ये इन थिंकर्स ने पाया। और जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनका नाम है विडनर, फ्रेडरिक्स, फेरल हेडी, UL गोस्वामी। तो ये सब लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया। उन्होंने बताया कि जो डेवलपिंग सोसाइटी हैं, जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, तो जैसे ही कॉलोनी थी जो यूरोपियन रूलर्स की, यूरोपियन जो वर्ल्ड है उसकी कॉलोनीज थी, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, इन कंट्रीज के अंदर ये 1940s और 50s में इंडिपेंडेंट होती हैं। तो जब ये इंडिपेंडेंट होती है तो इनके हालात कैसे होते हैं? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, लो इंडस्ट्रियल बेस, लगभग इंडस्ट्रियल बेस है ही नहीं, रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही खत्म हो चुके हैं, लूट हो चुकी है पूरी, स्केर्स रिसोर्सेज, पॉलिटिक्स के अंदर इंस्टेबिलिटी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रोल भी चेंज होना चाहिए। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ चेंज एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल चेंज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुअर कंट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड स्टेबिलिटी। क्योंकि जो 2 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जो गोल है वो क्या हो सकता है? जो ये कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है 1950 के बाद, उनके 2 इंपॉर्टेंट गोल हैं। पहला है सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग और स्टेबिलिटी। ये 2 इंपॉर्टेंट इनके गोल हैं, और इन गोल को अचीव करने के लिए जो मैंने थिंकर्स आपको बताए, जॉर्ज गेंट, उन्होंने कहा कि 4 चीजों पे बहुत ध्यान देना होगा, और उन्होंने इस तरह से बताया 4 P's। सबसे पहला है प्लान, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको अच्छी तरह से प्लान करेंगे। प्रोजेक्ट, और तीसरा है पॉलिसी, और 4th है प्रोग्राम। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है डेवलपिंग सोसाइटीज का, वो इन सब पे ध्यान देके सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग और स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा और सोशल चेंज लेके आएगा। एक और थिंकर है, वो कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। और ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होगा वो क्या होगा? फॉर द सोशो इकोनॉमिक चेंज, एंड इट मस्ट बी अकाउंटेबल टू द पीपल्स, इट मस्ट बी परसुएसिव एंड पार्टिसिपेटरी।
तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। जो ये बातें मैंने बताई आपको, ये थिंकर हैं जियोर्ज गेंट, उन्होंने बताई थी। तो ये सब चीज़ें आप शुरुआत में लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अगर ये 2 नंबर में पूछा जाता है 15 वर्ड्स में, तो ये सब इसके अंदर आप बता सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेशन की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले हैरी फ्रिड्समैन और दूसरा पाई पानंडीकर। हैरी फ्रिड्समैन क्या कहते हैं, दैट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ब्रिंग द मॉडर्निटी। जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इनको मॉडर्न बनाना है। कैसा? पहला सोशियो इकोनॉमिक चेंज, तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरी बात, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसके अंदर अपने आप में चेंज आना चाहिए। तो पहली बात क्या? सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, नेशन बिल्डिंग, और दूसरा चेंज विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, चेंज विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये 2 इंपॉर्टेंट गोल हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। और ऐसी ही कुछ बात FW रिक्स ने कही। उन्होंने क्या कहा? FW रिक्स ने क्या कहा कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इनके बीच में चिकन एग का रिलेशन है। चिकन एग रिलेशन, चिकन एग रिलेशन। तो ये दोनों एक साथ ही आगे होंगे। मतलब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने बताया आपको कि सोशल इकोनॉमिक चेंज के लिए काम करेगा, उसी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी रिफॉर्म्स आने चाहिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर भी रिफॉर्म्स आने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए, तभी वो एडमिनिस्ट्रेशन एज एन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से काम कर पाएगा। इसके अलावा पाई पानांडीकर की डेफिनेशन को देखें तो ये कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान्ड चेंज। जो मैंने बताया आपको, प्लान, प्रोजेक्ट, पॉलिसी, प्रोग्राम, इस तरीके से अगर किसी चेंज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वो क्या है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। देन वी हैव एन इंडियन थिंकर UL गोस्वामी। UL गोस्वामी साहब जो इंडियन स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने इस टर्म को सबसे पहली बार यूज किया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को 1955 के अंदर अपने एक एसे में, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। UL गोस्वामी, और इन्होंने क्या एक आर्टिकल लिखा, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पब्लिश इन 1955। बट वेस्टर्न थिंकर मानते हैं कि टर्म तो इन्होंने यूज की होगी, बट द फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज जॉर्ज गेंट। जॉर्ज गेंट रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने 1979 के अंदर एक बुक लिखी जिसमें लिखा कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गोल एंड मेथड्स। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ कुछ और थिंकर्स, इनका नाम भी आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लिखते वक्त याद रखना है। हो सकता है मान लो 10 नंबर में पूछ लिया जाए, तो ये सब चीजें आपको इसके आंसर में इंक्लूड करनी है। और कौन से थिंकर हैं? यहाँ थिंकर्स के नाम लिखे हैं, विडनर, फेरल हेडी, रिक्स, सेफिन, ये सब थिंकर आप ध्यान रखेंगे। विडनर, रिक्स, फेरल हेडी, अल्बर्ट वाटरसन और सेफिन। इसी के साथ इंडियन UL गोस्वामी। नेक्स्ट इज एमरजेंस, जो हमने शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन के तौर पे डिस्कस किया कि इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट क्या था। इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन 1950s एंड 1960s। तो इसके अगर कॉन्टेक्स्ट की, एमरजेंस के रीजन की, कॉजेज की अगर बात करें, तो आपसे मैं पूछूं कि मैंने क्या बताया, आपको क्या याद आ रहा है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि UN और USA की तरफ से टेक्निकल और फाइनेंशियल एड। दूसरा, जो ये नए नए कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए हैं, अफ्रीका, एशिया, जो लैटिन अमेरिका है, उनकी एक पिकुलर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिचुएशन और उनकी रिक्वायरमेंट। तीसरा, जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रिंसिपल, थ्योरी, कॉन्सेप्ट का फेलियर व्हेन दे आर अप्लाइड टू द डेवलपिंग सोसाइटीज। ठीक है, तो देखें सबसे पहले ओवर एम्फेसिस। ओवर एम्फेसिस, जो विडनर का मैंने नाम बताया, विडनर कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मीन्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है, उसे गोल्स पे ध्यान नहीं दिया उसने, अंडर एम्फेसिस ऑन गोल्स। दिस वाज द बेसिक फीचर ऑफ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि डेवलपमेंट, जो डेवलपिंग सोसाइटीज हैं उन पे लागू नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। दूसरा, एमरजेंस ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ये कब हुआ? जब कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म वो खत्म हुआ, लिक्विडेशन ऑफ कोलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। उसकी वजह से नए नए देश यहाँ बनते हैं, तो उनको एक अलग तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए।
दूसरा, यूएन स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट स्कीम इन द डेवलपिंग कंट्रीज टू मल्टीलेटरल टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एड। तो ये कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा और क्या रीजन है? एक्सटेंशन ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्लान टू न्यूली एमर्ज डेवलपिंग कंट्रीज। अमेरिका, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके बाद से कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर अमेरिका और जो सोवियत यूनियन है वो चाहते थे कि किसी तरीके से हम डोमिनेट करें पूरे सिस्टम को, क्योंकि जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको हेल्प तो चाहिए, एड तो चाहिए। तो एक तरफ फेवर करते थे कैपिटलिज्म को और दूसरे कम्युनिज्म को। सेटिंग अप ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, मैंने आपको बताया CAG बाय अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी अध्यक्षता की FW रिग्स ने। तो इन्होंने स्टडी किया कि किस तरह से जो वेस्टर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है वो अप्लाई नहीं हो सकता डेवलपिंग सोसाइटीज के अंदर। उसके बाद सर्च फॉर ए न्यू इंडिजीनियस, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिजीनियस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, ऐसा मॉडल जो इन्हीं कंट्रीज के लिए काम करे टू मीट द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू द फेलियर ऑफ वेस्टर्न मॉडल ऑफ दीज कंट्रीज, वेस्टर्न मॉडल इन दीज कंट्रीज। तो वेस्टर्न मॉडल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमने देख लिया, जिसके इवोल्यूशन के बारे में बात की, प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, एफिशिएंसी की बात करता है, वन बेस्ट मेथड की बात करता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ अप्लाई नहीं होती। इनके कुछ गोल्स दूसरे हैं। गोल्स क्या हैं? सोशियो इकोनॉमिक चेंज, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग और स्टेबिलिटी। तो ये यहाँ पे कुछ नया सोचना पड़ेगा। अब नया क्या सोचना पड़ेगा? नया ऐसा सोचना पड़ेगा कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिफरेंट हो। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सबसे पहला, चेंज ओरिएंटेशन, ब्रिंगिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक चेंज। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मैंने आपको बताई कितना बुरा हाल था, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, मॉल न्यूट्रिशन, हंगर, सोशल टैबूज यहाँ थे सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमिक प्लानिंग बिल्कुल इस तरह से थी कि रिसोर्सेज का कुछ पता नहीं है, करप्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर, और जो पर कैपिटा इनकम है बहुत लो थी, GDP ग्रोथ बहुत स्लो थी। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उसका जो एक्सप्लोटेशन हुआ, लूट हुई, उसकी वजह से यहाँ पे रिसोर्सेज कम है। तो सोशियो इकोनॉमिक चेंज की बात करनी चाहिए रेदर मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को। स्टेटस को पर रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो इसलिए ये चेंज ओरिएंटेशन होना चाहिए। दूसरा, गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, दैट इज अचीविंग प्रोग्रेस इन सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल गोल्स। गोल ओरिएंटेशन का दूसरा मतलब होता है रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब भाई हमें प्लानिंग कमीशन बना दी 1950 में, उन्होंने 5-5 साल के लिए प्लान बनाए। उसका एक पर्पस होता था कि इस 5 साल के अंदर हमारे पास ये गोल है, ये हमारी ग्रोथ रेट होनी चाहिए, इतना हमें अचीव करना है। तो ये एक तरह से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर कमिटमेंट, मोरल एंड मोटिवेशन इन वर्क सिचुएशन टू अचीव द डेवलपमेंट गोल्स। तो अपने आप में भी कुछ चेंजेस लाना, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, जो कि फ्रेड रिग्स जिसने बात की थी, चिकन एग रिलेशन। तो मोटिवेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें चाहिए, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद क्लाइंट ओरिएंटेशन, मतलब अब आपका ध्यान होना चाहिए आप किसे सर्व कर रहे हो। सिविल सर्वेंट तो आप सर्व किसे कर रहे हो? पब्लिक को। पब्लिक क्या है? आपकी क्लाइंट है। क्लाइंट ओरिएंटेशन होना चाहिए। मीटिंग द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स लाइक स्मॉल फार्डर, चिल्ड्रंस, माइनॉरिटीज, ट्राइब्स। तो इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करे। एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होनी चाहिए पूरी कंट्रीज के अंदर, और पूरी कंट्री के अंदर, और इंडिया जैसे सब कॉन्टिनेंटल साइज के कंट्री जिसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो एग्जैक्टली सब कुछ यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ क्लाइंट ओरिएंटेशन होना चाहिए। जो आपके पास क्लाइंट है, जो कस्टमर है, जो आपका सिटीजन है, जिसकी सर्विस में आप लगे हो, जो सिविल सर्वेंट, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस हिसाब से काम करें। टेम्पोरल डायमेंशन, कंप्लीटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम विद इन द टाइम लिमिट। अब आपने बताया प्लानिंग कमीशन, जो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन की जगह वो भी क्या करती है? शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, 15-15 साल तक के गोल्स। अभी राजस्थान चल रहा है, राजस्थान विजन 2030। तो ये सब क्या है? ये एक आपको टाइम फ्रेम देते हैं कि इतने टाइम के अंदर आपको खत्म करना है। तो डेवलपिंग सोसाइटीज़ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमली डेवलपमेंट हो पाए, इसको बहुत ज़्यादा लेंथी खींच के नहीं चल सकते। दूसरा है सिटीजन पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेशन, एनलिस्टिंग पॉपुलर सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग सोसाइटीज़ के अंदर। तो ये सब बातें हैं किसकी? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। और भी 1-2 चीज़ है, जैसे इनोवेटिवनेस, दैट इज रिप्लेसिंग और इंप्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मेथड एंड प्रोसीजर फॉर द इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसके बारे में आप सुनते हैं फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC सेकंड। तो बहुत सारे ऐसे कमिटीज़, कमीशन बने हैं जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म आने की बात हुई है, जिसके अंदर वैल्यूज़, एथिक्स को भी इंक्लूड किया जाए,
या फिर किस तरह से ट्रेनिंग अच्छी दी जाए, किस तरह से स्किल्स डेवलपमेंट की इनका किया जाए, किस तरह से इनको इनकी मोरल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इनको सेंसिटाइज किया जाए पब्लिक के उसके लिए कि मतलब आप जब जनता के अंदर जाते हो तो आपके सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनके पास होती है, तो इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करें कि एक इजैलिटेरियन सोसाइटी में क्रिएट कर पाए। तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हमें चाहिए। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन द डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। बहुत ही इस तरह की बातें जो आपको समझ में तो आ रही होंगी, बट आप जब आप लिखेंगे, जो आपको कहा जाए कि 10 उसमें 100 वर्ड्स में और 10 नंबर में इसका आंसर करना है, तो ये सब चीजें आपको बार बार याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप लिख पाएंगे। इकोलॉजी मतलब जो मैंने बताया आपको, अपने आसपास से किस तरह से इम्पैक्ट होता है सोशल इकोनॉमिक चेंजेस के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेंज होना है, और एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगा तो सोसाइटी भी चेंज होगी। सोसाइटी रेस्पॉन्ड करती है एडमिनिस्ट्रेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्ड करता है सोसाइटी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देन है रेस्पॉन्सिवनेस, दैट इज रेस्पॉन्डिंग टू द पॉपुलर नीड्स एंड डिमांड्स। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान रखनी है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल में क्या फर्क है, ट्रेडिशनल में ऐसी क्या कमियां थी जिसकी वजह से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। सो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की पहली बात कि ये स्टेटस को ओरिएंटेड है, कि आपने कुछ प्रिंसिपल थ्योरी कॉन्सेप्ट बता दिए, इसको अप्लाई करते रहो, काम चलता रहेगा। बट यहाँ अगर देखें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पर्पस क्या है, चेंज, तो ये चेंज ओरिएंटेड है। दूसरी बात, यहाँ हायरार्की है और रिजिडनेस है, बट आपके जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और वो डायनेमिक है। सोसाइटी को क्या चाहिए, सोसाइटी के गोल्स क्या हैं, किस तरह से एक पिकुलर सिचुएशन है, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल सेटिंग क्या है उस कंट्री की, उसके अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को चेंज करेगा, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। उसके बाद यहाँ इकोनॉमी और एफिशिएंसी पे ध्यान दिया गया, और जो आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इफेक्टिवनेस पे ध्यान दिया गया। इकोनॉमी और एफिशिएंसी अलग बात होती है, इफेक्टिवनेस अलग चीज होती है। एफिशिएंसी मतलब आपने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट दिया आया उसका रेशियो, बट इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चेंज भी आता है क्या सोसाइटी के अंदर। भाई आपने कुछ काम किया, तो आप एक तरफ तो कह सकते हैं कि आपने काफी एनर्जी और टाइम लगाया इसके अंदर, पर उस एनर्जी और टाइम की वजह से कुछ पॉजिटिव चेंज आया क्या, दैट इज इफेक्टिवनेस। इट इज सिमिलर टू द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। ठीक है, तो यहां क्या है, इफेक्टिवनेस पे ध्यान दिया गया। उसके बाद है इट्स ऑब्जेक्टिव आर सिंपल, इट्स ऑब्जेक्टिव आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल। इसके कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं अलग हैं डेवलपिंग सोसाइटीज की, उस हिसाब से इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंसर्न विद रूटीन ऑपरेशन एंड इट इज कंसर्न विद न्यू टास्क। यहाँ कुछ नई सिचुएशन है, नए चैलेंजेस हैं, नए गोल्स हैं, इसकी वजह से यहाँ इट बिलीव्स इन सेंट्रलाइजेशन एंड इट बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन। जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं होगा तब तक आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल है उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। और जिस कंट्री के अंदर रिसोर्सेज की इतनी कमी है, जहां आपको कुछ थोड़े से रिसोर्सेज के अंदर पूरी जनता को सर्व करना है, तो वहां बहुत जरूरी है कि प्रोसेस डिसेंट्रलाइज हो। इट डज नॉट रिलाई मच ऑन प्लानिंग, और यहाँ सबसे ज्यादा हैवीली ध्यान किस पे जाता है, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, सबसे ज्यादा डेवलपिंग सोसाइटी में प्लानिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इट रेजिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से मैंने बताई है उसी तरीके से काम करे, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिट ऑफ कमांड, यूनिट ऑफ डायरेक्शन। तो जो भी फॉर्मूला थ्योरी कॉन्सेप्ट हमारे हैं उस हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर काम होना चाहिए। बट यहाँ क्या है, इट इज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, ये अपने जो इकोलॉजिकल सेटिंग है उसके हिसाब से अपने अंदर कुछ चेंजेस ला सकता है। इट प्रैक्टिस एन अथॉरिटेटिव एंड डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ अथॉरिटेटिव और डायरेक्टिव स्टाइल है, तो यहाँ इसका ऑपोजिट होगा, यहाँ डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल है। इसका स्कोप लिमिटेड है और इसका स्कोप वेरी वाइड। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा, फिर हमने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखा, अभी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज न्यू? क्या नया है इसके अंदर? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर नया क्यों लाना पड़ा? पहली बात तो ये कि रीजन क्या है, कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड आपको देखना चाहिए। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड देखने से पहले तो हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो चेंजेस आए, वर्ल्ड वॉर 2 की हमने बात की, पर जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके जो रीजंस है वो कुछ क्या है? अमेरिका के अंदर 1960s में चेंजेस आए, उस वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म होता है। अमेरिका के अंदर 1960s के अंदर कुछ ऐसी सोसाइटी के अंदर डिसरप्शन, डिसोल्यूशन और आप कह सकते हैं डिससेटिस्फेक्शन अमंग द सिटीजन्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है जिस तरह से काम कर रही है उससे लोग सेटिस्फाई नहीं थे। क्या सिचुएशन थी अमेरिका की 1960s में? 1960s यूएसए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उससे काफ़ी नाराज थे लोग। रीज़न क्या है? रेशियल, आप जानते हैं कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ब्लैक और वाइट, उसकी लड़ाई 1960 में पीक पे थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद जो वियतनाम वॉर है, वियतनाम वॉर अपने आप में, वियतनाम वॉर बिटवीन वियतनाम एंड यूएसए इन 1960s। तो ये मोरल कॉन्शियसनेस, जो पूरी कंसाइंस, मोरल कंसाइंस है पूरी दुनिया की, उसको एक तरह से डगमगा गई वो, कि कैसे कैसे तरीके अमेरिका वियतनाम के लोगों के, जो मासूम लोग हैं उनके ऊपर लगा रहा है एक्सप्लॉयटेशन और उनका टॉर्चर करने में। उसके बाद क्या सिचुएशन थी? इकोनॉमिक क्राइसिस और फियर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। फियर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये कुछ सिचुएशन थी जिसका जवाब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वहां का उसके पास नहीं था। तो उससे कुछ डिससेटिस्फेक्शन सोसाइटी के अंदर भी आने लगा, स्कॉलर्स के अंदर भी आने लगा। तो जो यंग स्कॉलर थे उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर क्या ऐसी कमियां हैं जो उसके होते हुए ये स्थिति हमारी सोसाइटी की हो गई है। इंस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, फियर इन द पीपल्स अबाउट द फ्यूचर। तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास इन सब का आंसर नहीं था। तो जो यंग स्कॉलर थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिवाइड वोल्डो, बहुत बड़े स्कॉलर हैं ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, डिवाइड वोल्डो, इवन यू कैन से द फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डिवाइड वोल्डो की अध्यक्षता में इन्होंने डिस्कस किया कि अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके अंदर कुछ चेंजेस आने चाहिए। जो हमने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा उसके चेंजेस किस लिए थे? डेवलपिंग सोसाइटीज के लिए। बट ये अमेरिका का कॉन्टेक्स्ट है, अमेरिका के यूएसए का बैकग्राउंड है कि वहाँ की सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके आंसर भी ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं थे। तो वहाँ के यंग स्कॉलर्स ने बैठ के डिस्कस किया कि क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस आने चाहिए। वो चेंजेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एज एन डिसिप्लिन भी आप देख सकते हैं कि सिलेबस को ही चेंज कर दें, कि सिलेबस ही कुछ ऐसा रिजिड है कि इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये सिखाता ही नहीं है कि सोसाइटी के अंदर जो सिस्टम है, जो चेंजेस के अंदर आ रहे हैं उसको कैसे टैकल किया जाए, या हम ट्रेनिंग जो देते हैं इनको उस तरीके में चेंज कर दें या इंस्टीट्यूशन में चेंज करें। तो डिसिप्लिन, एज एन फंक्शन, एज एन एक्टिविटी, तीनों के अंदर क्या क्या चेंजेस आने चाहिए ये इन्होंने डिस्कस किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिवाइड वोल्डो। तो 1960 के अंदर इन्होंने सबसे फोकस किसके ऊपर किया? मेनली दे फोकस्ड मेनली ऑन values and ethics. Values and ethics became the critical theme of NPA. ये दो क्रिटिकल थीम थी एनपीए की, वैल्यूज और एथिक्स होने चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, तब उसके बाद ही ये सब चीजें टैकल की जा सकती हैं, हैंडल की जा सकती हैं। और 1960s में ये शुरुआत होके फिर ये 1980s तक चलता है और इसकी कल्मिनेशन आप कह सकते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक्सन
1980 में एक बुक लिखते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बीच में इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी स्टडी होती है, इसके भी कुछ रीजंस हैं। ये तो हो गए आपके इसका कॉन्टेक्स्ट कि पॉलिटिक्स और सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा था। दूसरे होते हैं कुछ लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, मतलब फिलोसॉफी के अंदर, लिटरेचर के अंदर ऐसी चीजें क्या थी जिसकी वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना। तो पहला कॉन्टेक्स्ट तो ये हो गया पॉलिटिक्स और सोसाइटी के अंदर। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये इवोल्यूशन। द मीनाब्रुक कॉन्फ्रेंस held under the patronage of Dwight Waldo gave rise to new public administration in 1960s। ये आपने देख लिया। Following are the major landmarks in the rise and growth of new public administration। जो हमने देखा जो यूएस की सोसाइटी है उसकी सिचुएशन, पहली बात तो हो गई वो। दूसरा लिटरेचर में और फिलोसफीज में ऐसी क्या बातें थी जिसकी वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना, उसकी भी अपनी लिस्ट है, जिसमें सबसे पहली क्या बात है, हनी रिपोर्ट। हनी रिपोर्ट इसके अंदर क्या है देखते हैं अभी। दूसरी है फिलाडेल्फिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में ये बात की जाती है कि कुछ चेंजेस अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होने चाहिए। फिर उसके बाद मिनोब्रुक नाम की एक जगह यूएस में, उसमें मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होती है 1968 के अंदर पहली। दूसरी मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होती है 20 साल बाद 1988 के अंदर अगेन मिनोब्रुक में। ये दो कॉन्फ्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने में। इसके अलावा जो दो मैंने आपको बताए, पहले डिवाइड वोल्डो और दूसरे फ्रैंक मैरिनी, इनके दो पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इवोल्यूशन में और एमरजेंस में। तो इनको थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं डिटेल में कि क्या इनके अंदर मेंशन है। पहली हनी रिपोर्ट कब आई है? 1967 के अंदर। उसके अंदर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन से थे? जेम्स चार्ल्स वर्थ। दूसरी मैंने बताया आपको मीनाब्रुक कॉन्फ्रेंस। मीनाब्रुक कॉन्फ्रेंस एक तो फर्स्ट है, फिर सेकंड है, एक थर्ड है। पहली हुई 1968 के अंदर, 20 साल बाद 1988 के अंदर, फिर 20 साल बाद 2008 के अंदर। और ये जो थर्ड वाली है इट इज रिलेटेड टू एनपीएम, एक और टॉपिक आपके सिलेबस में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, उसको पढ़ते हुए हम देखेंगे मीनाब्रुक थर्ड के बारे में। टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनाब्रुक पर्सपेक्टिव, फ्रैंक मैरिनी और डिवाइड वोल्डो, इसकी जो इन दोनों की दो बुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बनाने में। और तीसरी जो है क्या बताया मैंने, मीनाब्रुक फर्स्ट, मीनाब्रुक सेकंड 1988 के अंदर। तो तीसरी मीनाब्रुक कॉन्फ्रेंस है वो एनपीएम से रिलेटेड है, वो तब देखेंगे। तो इनके अंदर क्या ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लिटरेचर बनी और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हनी रिपोर्ट की। हनी रिपोर्ट है ऑन हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज 1967 के अंदर। इसने कुछ समस्याएं बताई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन सब्जेक्ट के सामने और एज एन फंक्शन के सामने। क्या समस्या है? लैक ऑफ फंड्स की यूनिवर्सिटीज में पैसा ही नहीं है। पॉलिटिक्स से अलग तो आपने कर दिया, बट पढ़ने के लिए इसके अंदर कुछ पैसा ही नहीं है। स्टेटस क्या है डिसिप्लिन का, ये अलग है नहीं है, जो भी स्टेटस है वो उसका स्टेटस की सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। इंस्टीट्यूशन नहीं है पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज नहीं है, शॉर्ट कमिंग्स। कम्युनिकेशन गैप है किसके अंदर? स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर हैं। स्कॉलर्स कुछ लिख रहे हैं, प्रिंसिपल और जो ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिक्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं और ये अपने हिसाब से लिख रहे हैं। तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से यूएस के अंदर स्थिति बिगड़ी। तो पहली बात तो ये। दूसरा फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बढ़ाओ, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जितने भी सब्जेक्ट है उसको इंक्लूड करो। लॉ, मैनेजमेंट, एथिक्स, वैल्यूज, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सब इसके पार्ट होने चाहिए। डाइकोटमी बिल्कुल मीनिंगलेस है, डाइकोटमी से काम नहीं चलेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस दोनों साथ मिलकर काम करें, तभी जो समस्याएं हमने बताई, जो लिस्ट मैंने बताई यूएस के अंदर 1960s में, उनका सॉल्यूशन निकल सकता है। फोकस मोर ऑन सोशल प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, एनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, इक्विटी, ट्रेनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, एथिक्स, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। ये फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में कहा गया। अगर आपसे 2 नंबर में पूछ लेते हैं फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं कि ये सब बातें हुई। बट अगर एनपीएम ही आए तो मैक्सिमम कितना आ सकता है? 10 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है। तो आप इनमें से बता सकते हैं कि भाई ये उसके रीज़न थे, ये इसके एमरजेंसी के कुछ कारण थे, और आगे हम बात करेंगे उसके गोल्स और एंटी गोल्स, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान रखिए। फिर है फर्स्ट मीनाब्रुक कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ इसके अंदर? सोशल इक्विटी, समाज के अंदर बराबरी। ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया में जो आप कास्ट सिस्टम पढ़ते हो वैसा ही खतरनाक है यूएसए के अंदर।
और ये बहुत बहुत ज़्यादा सालों तक वहाँ चला। 1789 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से लेकर 1960 तक ये हालत वहाँ पे थी। तो सोशल इक्विटी अब चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समाज के अंदर बराबरी को माने। की ऑब्जेक्टिव ethic, honesty, responsibility in the provision of public service. Then responsive government has to manage change. चेंज को मैनेज करो, केवल ग्रोथ नहीं। ग्रोथ आप समझते हैं ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। ग्रोथ होता है एक फिगर कि हमारी 6% है, 7% है, 8% है, बट उसके साथ साथ लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वो डेवलपमेंट है। तो चेंज के ऊपर ध्यान दो, क्या चेंज आया, एक्चुअल चेंज क्या है, नॉट जस्ट ग्रोथ। एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव सिटीजनरी, ये चाहते हैं कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो। द एफिकेसी एंड यूजफुलनेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की हैज बीन चैलेंज्ड। हायरार्की को तो हर लोग चैलेंज करते हैं, भाई हायरार्की से होता क्या है, हायरार्की से डिले होता है, रिजिडनेस आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मूला हो जाती है कि आपने एक फॉर्मूला आपके पास कि फाइल यहाँ से यहाँ आएगी, ये जो सुपर ऑर्डिनेट है ये इन्हीं को बात बताएंगे, या कुछ इमरजेंसी केसेस में चेंजेस नहीं हो सकते, ये प्रोसेस पूरा फॉलो होना चाहिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो हायरार्की के प्रिंसिपल को यहाँ चैलेंज किया गया फर्स्ट मीनाब्रू कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए है वो इन दोनों के अंदर डिफरेंस, कि फर्स्ट मीनाब्रू कॉन्फ्रेंस जो मैंने बताया 1968 में बनती है, दूसरी 20 साल बाद, 20 साल का अंतर होता है तीनों में, 20 साल बाद 1988 के अंदर बनती है। उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो 1968 का जो कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, मतलब उस समय जो सिचुएशन है देश की, यूएस की बात कर रहे हैं, वैसी है मीनाब्रू फर्स्ट, और 1988 के अंदर जो सिचुएशन रही है उस हिसाब से मीनाब्रू सेकंड बनती है। 2008 के अंदर जो मीनाब्रू कॉन्फ्रेंस होती है उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो उसके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी अलग होंगे। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले नैरो, बिकॉज जो बहुत सारे जितने भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट थे, पार्टिसिपेंट जो भी हैं, उन पार्टिसिपेंट का जो बैकग्राउंड है, जो पढ़ते हैं, जो स्कॉलर्स हैं जिस चीज़ के, वो किसके थे, पॉलिटिकल साइंस के, और यहाँ सब मिक्स, पॉलिसी एनालिसिस, स्टडीज, इकोनॉमिक्स, प्लानिंग, लॉ, अर्बन स्टडीज, ये सब लोग इसके अंदर थे। जो फर्स्ट मीनाब्रू कॉन्फ्रेंस हुई ये एकदम क्रांतिकारी थी। क्रांतिकारी मतलब क्या कर दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे देश का, इसको चेंज करो, मतलब एकदम से रिएक्टिव, रेडिकल एंड रिवोल्यूशनरी। इसका मूड, टेम्पर, टोन, ओरिएंटेशन कन्फ्रंटेशन करता था, ये एकदम से रेडिकल चेंज चाहता था कि अब इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेडिशनल आपने बनाया है इसके अंदर हमें चेंज चाहिए। यंग स्कॉलर्स हैं सारे, एकदम जवान लड़के हैं, ये चाहते हैं कि कुछ चेंज करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। It led emphasis on relevance, values, social equity, change and client focus. ये अगर मान लो 2 नंबर में पूछा जाए ना तो ये आंसर है, NPM is this, NPA is this. Relevance, social equity, value, change and client orientation. This is the answer of NPA for 2 marks. मतलब इधर easy मार्क लगा के थोड़ा कर दिया, बाकी ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इट लेड एम्फेसिस ऑन दिस वन। देन इधर देखें, मोर सिविल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, लेस रेडिकल, रेस्पेक्टफुल टू द सीनियर्स, ये सब बातें यहाँ हो रही हैं। इसका एम्फेसिस किस पे था, इसका एम्फेसिस था लीडरशिप को अच्छा करो। इसकी कॉन्टेक्स्ट अलग था तो इसकी एम्फेसिस अलग होंगे। लीडरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ये सब बातें यहाँ हो रही थी, ठीक है। उसके बाद और देखें क्या डिफरेंस है, दे आर एंटी बिहेवियरलिस्ट। ये जो बिहेवियरल एरा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जिसको हमने डिस्कस किया, उसके एंटी थे, ये उसको नहीं मानते थे कि ये कुछ चेंज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ला सकता है। और जो दूसरी साइड है मीनाब्रू सेकंड 1988 के अंदर, ये ह्यूमन नेचर, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज, ये मानते थे कि इनका भी कंट्रीब्यूशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद इट्स सोशल एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग cynicism toward the government, it challenged the public administration and make it proactive for major social change. आपको मैंने बताया कि कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों के बीच में मन में संदेह आ गया था कि सरकार काम कर भी पाएगी कि नहीं। तो ऐसी बैकग्राउंड के अंदर मीनाब्रू कॉन्फ्रेंस फर्स्ट होती है। यहाँ क्या है, सोशल एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय ग्रोइंग डिमांड फॉर ए रिट्रीट ऑफ स्टेट। यहाँ चाहते हैं गवर्नमेंट कटबैक, मतलब मोर गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल बैक, गवर्नमेंट का कट बैक, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाओ, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाओ, सोशल कैपेसिटी बिल्डिंग और थर्ड पार्टी गवर्नमेंट
होनी चाहिए, मतलब CSO और NGO इन सब का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, ये चाहते हैं मिन्यू सेकंड के अंदर। इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, जो मैंने बताया आपको, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल और एंटी गोल। गोल क्या है, याद कर लो, रेलेवेंस, वैल्यू, चेंज, सोशल इक्विटी और क्लाइंट ओरिएंटेशन, ये इसके गोल हैं। गोल मतलब क्या अचीव करना है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, टारगेट क्या है इसका, ये बना क्यों है। The scholar emphasized on 5 major goals that public administration need to take cognizance of, namely relevance, value, social equity, change, client orientation। ये 5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और लिखनी ही है जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखने को आए। रॉबर्ट ग्लोमोविस्की ने बताया कि कुछ इसके एंटी गोल्स भी हैं। एंटी गोल्स का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी। गोल्स हैं जो टारगेट हैं, और एंटी गोल्स हैं वो जो पहले से कुछ आदतें हैं वो नहीं करनी। एंटी गोल्स में पहला क्या है, एंटी पॉजिटिविज्म, दूसरा है एंटी टेक्नोलॉजी, और तीसरा है एंटी हायरार्की। तो एंटी पॉजिटिविज्म क्या होता है, व्हाट इज दिस एंटी पॉजिटिविज्म। पहली बात देखें पॉजिटिविज्म क्या होता है। पॉजिटिविज्म का सिंपल सा मतलब होता है साइंटिफिसिज्म, साइंस के अकॉर्डिंग कुछ चलता है तो पॉजिटिविज्म होता है। मतलब कुछ सेट फॉर्मूलाज, एक्सपेरिमेंट, और उसके हिसाब से कुछ आपने बात की तो वो पॉजिटिविज्म है। जो बात करें बहुत पॉजिटिव अप्रोच है तो वो पॉजिटिव माइंड, वो वाला पॉजिटिव नहीं। यहां पॉजिटिव से मतलब है कि आपने नॉर्मेटिव अप्रोच नहीं रखी। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो किसी पर्सन की ओवरडोज की वजह से अगर मान लो कुछ बीमार हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो जो एंटी पॉजिटिविस्ट लोग होंगे वो कहेंगे कि ये तो पुराने कर्म, जो जन्म है उसका फल है, या तो ऐसा तो होता ही है, सबको आना होता है फिर जाना होता है। तो वो कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, अपने वैल्यूज को उसके अंदर रखेंगे। पॉजिटिविस्ट कौन होगा, जो डॉक्टर होगा, वो बताएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर रीजन है, इसकी वजह से ये हुआ। तो पॉजिटिविज्म का मतलब होता है हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉज है, कोई रीजन है जिसकी वजह से ये घटना हुई है। रॉबर्ट ग्लोमोविस्की चाहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंटी पॉजिटिविज्म बने, मतलब ये इसका एंटी गोल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ फॉर्मूला, एक्सपेरिमेंट, रीजन, और जो होता है ना कॉज एंड इफेक्ट, ये रीजन था इसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ, और ये यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है। तो ये सब चीजें आप न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लगा सकते। यहाँ क्या है, जैसी सोसाइटी, जैसा सर्कमस्टेंसेस, जैसी एनवायरनमेंट, उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो ये होता है एंटी पॉजिटिविज्म। दूसरा है एंटी टेक्नोलॉजी। यहाँ एंटी टेक्नोलॉजी से मतलब ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करना छोड़ दें। यहाँ मतलब ये है कि इंसान इज नॉट एन कॉग्स इन मशीन, ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन कॉग इन मशीन। तो ह्यूमन बीइंग अपने आप में मशीन नहीं है, वो एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर इमोशंस भी हैं, उसके अंदर वैल्यूज भी हैं, उसके कुछ एथिक्स भी हैं, कुछ मॉरल्स भी हैं। तो उस हिसाब से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी काम करना चाहिए। और तीसरा है एंटी हायरार्की, मतलब हायरार्किकल अप्रोच है, ठीक है, इसके कुछ एफिशिएंसी होती है इसकी वजह से, बट एक लेवल के बाद हायरार्की को बहुत ज़्यादा रिजिडली फॉलो नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, रॉबर्ट ग्लोमोविस्की ने जो बताए। इसके अलावा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर बताए गए, किसने बताए, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। मैंने बताया था 1980s में इन्होंने वो बुक लिखी जिसका नाम था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर इन्होंने कुछ फीचर्स बताए जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है चेंज एंड रेस्पॉन्सिवनेस, इसको डिस्कस कर चुके हम, चेंज, रेस्पॉन्ड करें। उसके बाद रैशनल थिंकिंग हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, केवल प्रोसीजर और लॉज इनको फॉलो करके रिजिडली अप्लाई ना करें हर चीज़। स्ट्रक्चरल चेंज आने चाहिए सोसाइटी के अंदर भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। एम्फेसिस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, और यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा। ये सब बातें रॉबर्ट जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने कही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स को बताते वक्त। सो दिस इज अबाउट द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बार बार रिवाइज करेंगे। बहुत ही कंक्रीट और कंडेंस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, जिसके अंदर जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही आपको यूज करनी है, क्योंकि आप इसे कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 वर्ड्स, इसी में आपको लिखना है। सो
See you in the next class and thank you for joining me. Bye bye.